आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को वक्फ बिल के बारे में बताऊंगा। वक्फ बिल क्या होता है, वक्फ बिल क्या था, वक्फ बिल क्या है, वक्फ बोर्ड क्या होता है, वक्फ बोर्ड के नियम क्या है, उसके अनुसार कौन कौन से नियम कानून चलते थे पहले, और अभी वक्फ बिल को लेके जो अभी कितने बंगाल में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सब जगह कितना कुछ हो रहा है, अभी इस केस को लेके अभी क्या क्या इसमें बदलाव लाए गए हैं, कौन कौन से चेंजेस आए हैं, इस सारी बातें करेंगे। और अभी के जो अपडेट है, अभी कल भी इस चीज़ को लेके अभी कल भी सुनवाई भी की गई है सुप्रीम कोर्ट में। आज दोपहर में भी 2 बजे सुनवाई हुई है। तो अभी तक का, कल तक का लेटेस्ट अपडेट क्या है अभी तक का, वो सारी चीज़ें अपन इस चीज़ में जानेंगे कि वक्फ बिल है क्या, वक्फ का मतलब क्या होता है, और वक्फ की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, और क्या इसमें क्या क्या संशोधन किया गया है। तो वक्फ बिल क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। वक्फ शब्द जो है ना, वो वकूफ़ा शब्द से बना हुआ है। वकूफ़ा, अब इस्लाम धर्म के अनुसार जैसे कुरान, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है, कुरान जैसे रिलीजियस बुक है, तो उसी से ही ये वकूफ़ा शब्द लिया गया है, और उसी से ये बना हुआ है वक्फ। वक्फ का मतलब क्या होता है, ज़मीन। ज़मीन, वक्फ का मतलब होता है ज़मीन। अब जैसे वक्फ में कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है किसी की भी, तो उस प्रॉपर्टी में आप कोई भी दान दे सकते हैं, किसी चैरिटेरियल पर्पस से, या किसी भी पर्पस से अगर आप उसमें कहीं पे भी आप वो प्रॉपर्टी को दान में दे देते हैं, तो उसे वक्फ कहा जाता है। इसमें वक्फ में इसके अलग कानून चलते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म का एक अलग लॉ बोर्ड होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके अनुसार जैसे उसके तहत भी अलग अलग कानून चलते हैं। जैसे ट्रिपल तलाक हो गया, निकाह हलाला, इस तरह के अलग अलग कानून चलते हैं। लेकिन वक्फ बिल में जैसे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसे ऐसे कानून में ऐसे ऐसी चीज़ें थी कि जिससे महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, महिलाएं कुछ नहीं कर सकती थी। अगर किसी ने अगर बोल दिया कि ये वक्फ की ज़मीन है, तो एक बार जो बोल दिया वही होता था। लेकिन अब इसमें क्या हो गया है कि अब चेंजेस आ गए हैं बहुत सारे। अभी जैसे जब से ये कानून आया है, तो उसके बाद अब इसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड की गई है जो इसमें नहीं थी। क्योंकि अब देखिए, वक्फ बिल क्या था, जब ये कोई दिल्ली सल्तनत या काफ़ी उससे पहले भी थोड़ा बहुत चलता था, ऐसा नहीं है कि अभी भी आज़ादी के बाद से चालू हुआ। दिल्ली सल्तनत या उससे पहले के जो इस्लामिक रूल थे, जैसे मुग़लों के टाइम पे, इसमें भी थोड़ा बहुत चलता था। जैसे औरंगज़ेब का समय आया था, तो औरंगज़ेब ने जजिया कर, फिर गैर मुसलमानों से जो लगाया जाने वाला था, उसमें ये सारे अलग अलग तरह के टैक्स लगाए हुए थे। लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि अब जैसे अब बदलाव किया गया। लेकिन जब जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि साल 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब हिंदू कोड बिल लाया था, तो जब हिंदू कोड बिल के साथ साथ क्या हुआ था कि इसमें भी एक अलग से मुस्लिमों के लिए अलग से अलग अलग कानून होते थे, ट्रिपल तलाक जैसे, और भी अलग अलग तरह के कानून होते थे, निकाह हलाला हो गया, ट्रिपल तलाक जैसे अलग अलग चीज़ें होती थी। तो इसमें वक्फ को भी जोड़ दिया गया था। वक्फ का, अब देखिए वक्फ को क्या, इसमें क्या जोड़ा गया था कि जैसे वक्फ में अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर जैसे मान लीजिए किसी के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, अगर मान लो अगर वो कोई प्रॉपर्टी अपनी बेचना चाहता है, तो अगर जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर जैसे किसी को अगर प्रॉपर्टी बेचनी नहीं होती है, अब जैसे किसी को डोनेशन में देना होता है, तो वो ये प्रॉपर्टी क्या करते हैं कि वक्फ को ये प्रॉपर्टी अपनी, जैसे कोई भी जो ज़मीन हो गया या और भी चीज़ें हो गई अपनी प्रॉपर्टी के नाम पे, सब ऐसे दे देते, चैरिटेबल पर्पस के नाम पे ये लोग डोनेट कर देते हैं सभी लोग उसमें। अब इसमें क्या होता है कि अब जैसे इसमें वक्फ बोर्ड होता है, जैसे हर स्टेट का अलग अलग वक्फ बोर्ड होता है। जैसे सेंट्रल वक्फ बोर्ड पूरे इंडिया के इसमें काम करता है, इंडिया के लेवल पे, और जो स्टेट वक्फ बोर्ड होता है वो इसके लेवल पे, स्टेट के लेवल पे ही काम करता है। मतलब जैसे स्टेट में जितने कितने मुस्लिम हैं, उनकी पॉपुलेशन को देखना, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह जितनी भी है उसके बारे में,
और इसमें क्या होता है, वक्फ में ऐसा रूल था पहले कि अगर आपने अगर कोई प्रॉपर्टी दान में दे दी अपनी, अगर डोनेशन के हिसाब से, तो उसमें क्या होता था कि अभी जो आपने जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रॉपर्टी दी, तो उसके बाद अगर जैसे वक्फ के पास वो चली जाती थी, तो वक्फ में क्या होता था कि अगर वो प्रॉपर्टी बाद में अगर दान में नहीं देनी होती थी, अगर उसको अगर किसी से वापस लेना होता था, या अगर कुछ भी अगर ऐसा था, तो वो चीज़ दोबारा इसमें नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि वक्फ के पास वो प्रॉपर्टी चली गई, मतलब उसका वक्फ का उस पर हक हो गया एक तरीके से, कि वक्फ ने बोल दिया। अब जैसे कोई ज़मीन वक्फ की है, तो वक्फ में अगर उसी के खिलाफ अगर आप उस पर कानून बना सकते हैं कि मतलब वक्फ की ज़मीन है तो वक्फ ने बोल दिया तो वक्फ की ही रहेगी और किसी के पास वो ज़मीन नहीं जा सकती। और अगर मान लो अगर इसके लिए भी अगर आपको अगर कोई अगर कोर्ट में सुनवाई करनी है, जैसे अगर कोई भी प्रॉपर्टी के लिए अगर लोग जाते हैं कोर्ट में अगर केस लड़ने के लिए कि ये प्रॉपर्टी पे क्या होना चाहिए, किसका हक होना चाहिए, तो उसमें जैसे क्या होता है कि हर कोर्ट में जैसे पहले कोई लोकल कोर्ट में जाता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे कर करके सारी चीज़ें चलती है। लेकिन वक्फ में ऐसा कोई कानून नहीं है। वक्फ में तो क्या है कि अगर आपने एक बार अगर वो वक्फ ने बोल दिया कि अगर आपकी वो ज़मीन हमारी है, वक्फ बोर्ड की ही है, तो वो वक्फ की ही रहेगी। उसके अलावा फिर आप उसके वक्फ ट्राइब्यूनल में आप उसकी सुनवाई कर सकते हैं, और अगर उसके बाद अगर वो सुनवाई में अगर कुछ नहीं हो पाया, तो उसके बाद समझ लीजिए वो प्रॉपर्टी फिर आपके वो ज़मीन पे अगर किसी का मालिकाना हक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो ज़मीन अगर फिर किसी की नहीं हो सकती। फिर दूसरा, तो अब इसमें जो अभी नया भी जो इसमें कानून लेके आए हैं, अभी जो नया संशोधन हुआ है इस एक्ट के तहत, तो इस एक्ट में क्या हुआ है कि अभी जैसे आपको इसमें बताया मैंने कि इसमें कानून के तहत सारी चीज़ें चलती नहीं चलती है, वक्फ के हिसाब से चलता है। तो इसमें अगर जैसे अगर वक्फ को अगर कोई भी अगर ज़मीन अगर वक्फ बोल दे, अगर किसी ज़मीन पे अगर दावा करे कोई वक्फ कि ये ज़मीन हमारी है, तो पहले उसकी कोर्ट में अदालत में जाके उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अदालत में फिर पहले अगर वक्फ ने बोला हुआ है तो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे वक्फ को कि उन्होंने कब कब ये ज़मीन ली थी, ज़मीन पे उनका मालिकाना हक कब से है, और ये ज़मीन किस पर्पज़ से ली गई है, क्यों खरीदी गई है, और इसको किसने दान में दी थी। ये सारी चीज़ें प्रॉपर कोर्ट में जाएगी और कोर्ट में सुनवाई होगी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। प्रॉपर इस पे कोर्ट सारी चीज़ें पढ़ के सुनवाई करेगा इस चीज़ में। और जब कोर्ट सुनवाई करेगा, तो कोर्ट जब इसमें सुनवाई करेगा तो उसके बाद क्या होगा, कोर्ट उसमें अपना डिसीजन देगी कि हाँ ये वक्फ की ज़मीन है या नहीं है। दूसरा, अब इसमें क्या बोला गया है वक्फ कानून में कि जो वक्फ में जैसे इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जैसे जो कोई भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे अगर आज जैसे अपन कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मान लीजिए अगर कोई अगर घर पे प्रॉपर्टी लेते हैं अपने, तो कोई कोई अगर लेते हैं तो जैसे एक अपना हस्बैंड वाइफ एक अपने नाम पे दोनों प्रॉपर्टी लेते हैं, ऐसा होता है। लेकिन इसमें क्या था ना कि एक ही जन के नाम पे वो प्रॉपर्टी होती थी, इसमें औरतों के पास कोई अधिकार नहीं थे कि औरतें भी इसमें प्रॉपर्टी खरीद सकती है या ऐसा कुछ है, वो सब नहीं था। तो अब इस कानून के तहत अब एक और चीज़ क्या हो गई है कि जो इस कानून के तहत क्या हुआ है कि अब जो इसमें नया एक और संशोधन ये किया गया है कि अगर इसमें जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसमें महिलाओं को भी उसके साथ में जितना पुरुषों को जितना हक मिलता है आदमियों को, उतना औरतों को भी उतना प्रॉपर्टी पे हक मिलेगा, उतना उनका भी हक होगा और उनको उनके बराबर ही हिस्सा दिया जाएगा। ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये महिला है या पुरुष है, ये लड़के हैं लड़की है तो इनको प्रॉपर्टी नहीं मिलनी चाहिए या इनको कुछ नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो अगर इस तरीके से अगर भेदभाव होगा तो आगे से फिर कोई आगे बढ़ नहीं पाएगा, समाज का विकास नहीं हो पाएगा। इस वजह से इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। अगर ये सारी लोगों की अगर छोटी मोटी इस तरह की सोच रहेगी तो इससे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वक्फ में ये भी जोड़ा गया है कि इसके साथ महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। अब तीसरा इसमें क्या बोला गया है कि
जो कोई भी अगर प्रॉपर्टी, अगर जैसे मान लीजिए अगर चैरिटेबल पर्पस के हिसाब से भी अगर कोई प्रॉपर्टी डोनेट करता है, तो कोर्ट में उसको प्रॉपर इसमें कागज़ दिखाने पड़ेंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे कि वो किस वजह से डोनेट कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी देने का उनका पीछे आगे का मकसद क्या है, इस बारे में उनको प्रॉपर कोर्ट को बताना पड़ेगा। तब जाके फिर वो प्रॉपर्टी वक्फ के पास जा सकती है। फिर उसके बाद जो ये कानून अब जो लागू हुआ है, अब इस कानून के तहत क्या हुआ है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें लागू की गई है, जैसे कि अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। जैसे वक्फ में अगर जैसे देखा जाए तो सभी को समान अधिकार मिलेगा, इसमें सभी मुस्लिमों को, जो गैर मुस्लिम है, अगर जैसे कोई भी अगर जैसे अगर इसमें कोई प्रॉपर्टी में अगर कोई अगर जैसे वक्फ का कोई ट्रस्ट होगा, तो वो कोई गैर मुस्लिम भी अगर हो सकता है, मतलब बिना कोई कोई हिंदू या कोई भी मुस्लिम के अलावा कोई भी धर्म का हो सकता है। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं रहेगा कि इसमें वो कोई होना चाहिए कि एक कोई मुस्लिम ही होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं रहेगा, कोई इसमें भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें भी यही बोला जाएगा कि जो गैर मुस्लिम है और उनके उनके भी उनके भी राइट्स का ध्यान रखा जाएगा कि जो उनके राइट्स को कोई सस्पेंड नहीं कर, कोई उनके अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा, इस तरह की चीज़ें भी देखी जाएंगी। और प्रॉपर इसकी देखरेख की जाएगी कि प्रॉपर्टी किस पर्पस से ली गई है, क्या है प्रॉपर इसमें इस बात की भी प्रॉपर इसकी फैसिलिटी भी दी गई है, इस बात की ये भी व्यवस्था की गई है। अब उसके बाद क्या होगा कि अब वक्फ बिल आने के जैसे बहुत सारे फायदे भी होंगे। अब वक्फ बिल में जैसे क्या होगा कि अगर ये बिल अभी जैसे राज्यसभा में भी पास, पहले लोकसभा में पास होता है, देखिए कोई भी अगर जैसे बिल अगर पास करवाना हो तो सबसे पहले क्या होता है, कोर्ट में पहले कोर्ट उसके खिलाफ कार्रवाई करती है, कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है। जब कोर्ट में सुनवाई होती है फिर उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट उस पर ना फैसला लेती है कि गवर्नमेंट को उसमें क्या क्या चेंजेस लाने हैं, क्या क्या करना है, वो गवर्नमेंट उसमें देखती है। फिर अगर जैसे गवर्नमेंट देखती है अपने हिसाब से, अगर वो बिल सही है तो सबसे पहले वो बिल में क्या होता है कि अगर जैसे अगर वो बिल अगर सही है तो सारी चीज़ें अगर लिख के वो प्रेसिडेंट को लिख के दिया जाता है कि प्रेसिडेंट फिर उस पर साइन करता है। फिर अभी जैसे वर्तमान में अपने भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो अब जैसे अगर ये मोदी सरकार, अभी ये जो होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये जो बिल लेके आए, तो सबसे पहले उन्होंने बिल में सारी बातें बताई कि इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या दिया जाएगा, प्रॉपर एक तरह से डिटेल लिखी जाती है बिल में। फिर जैसे बिल में अगर जैसे लिखा जाता है, फिर उसके बाद अब जैसे लिखा गया तो फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के पास जाएगा, तो फिर वो उस पर साइन करेगी अपना कि हाँ, अगर जो मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट के अगर इस बात पे सिग्नेचर हो गए इस बिल पे, तो वो समझ लीजिए वो बिल पास होने के चांसेस रहते हैं। तो अब जैसे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हुए, तो फिर प्रेसिडेंट के जब सिग्नेचर हो गए तो उसके बाद क्या होगा कि 3 अप्रैल को, अभी 3 अप्रैल 2000, अभी हाल ही में ही 3 अप्रैल 2025 को ही ये बिल लोकसभा में सबसे पहले पास किया गया है। लोकसभा में भी प्रॉपर मेजोरिटी होनी चाहिए, 545 सीट होती है ना, 545 सदस्य, इसमें 545 मेंबर्स है, तो उनकी प्रॉपर मेजोरिटी होनी चाहिए और वोट होना चाहिए। वोट उनका मतलब मेजोरिटी के साथ वोट उनका प्रॉपर होना चाहिए, तब जाके फिर ये बिल पास हो सकता है। फिर उसके बाद जैसे अगर ये बिल उस समय अभी पास हो गया, तो अभी जैसे यहाँ पे अगर अभी ये बिल पास हो गया तो इसको फिर राज्यसभा में पास किया जाएगा। राज्यसभा में इसको जब पास किया गया तो राज्यसभा में इसके बाद पास हुआ, राज्यसभा में फिर पास होता है, फिर राज्यसभा के बाद विधानसभा में पास होता है। अगर तीनों जगह पे अगर ये बिल पास हो गया एक तरह से, तो फिर एक चीज़ पे समझ लीजिए उस पर फिर देश में कानून बन जाता है, और कानून अगर बन जाता है तो फिर उसको सभी को मानना पड़ता है, ये तो सब जानते हैं। तो अब जैसे अभी ये बिल पास हो गया, तब बिल पास होने के बाद भी लेकिन आपने देखा होगा कई दिनों से इसके खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सुनने में आया पश्चिम बंगाल में कई लोगों के साथ मारपीट हुई, आगजनी की गई,
हिंसा हुई और इसके साथ क्या हुआ, लोग हिंसा पे उतर आए और उसके बाद अब क्या हुआ कि उसमें भी 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया इसमें भी, और इसके बाद भी जैसे क्या हुआ कि इसमें भी 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया और फिर उसके बाद अलग अलग इस पे कानून बनाए गए, फिर उसके बाद गिरफ्तारियां हुई है, अलग अलग जगहों पे दंगे फसाद हो रहे हैं, क्योंकि इसमें भी अलग अलग अफवाहें फैलाई जा रही है कि ये इससे मुस्लिमों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। जैसे 2019 में भी आपको पता होगा सबको कि जब सीए पास हुआ था तो उस समय भी ये अफवाह फैलाई गई थी कि जब मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जबकि 2020 में भी फिर सबको याद होगा किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों से बोला गया था कि उनकी भी ज़मीनें छीन ली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी सड़कें जाम रही कितने टाइम तक, लाल किले पे हिंसा हुई, कितना कुछ देखने को मिला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद अभी भी यही हो रहा है, यही बातें हो रही है कि अगर ये बिल अगर पास हो गया तो इससे मुसलमानों के अधिकार छिन जाएंगे, देश में मुसलमानों को रहने के लिए समान अधिकार नहीं मिलेंगे। हालांकि कोर्ट ने ये सब बोला गया है कि कोर्ट में ये सारी बातें जब चलती है तो कोर्ट का भी हर बार यही कहना होता है कि कोई भी कानून किसी धर्म, जाति, किसी की आस्था या किसी से भी, किसी की आस्था, किसी की जाति, किसी की विश्वास, किसी से मतलब हर चीज़ से कानून ऊपर होता है, सबसे ऊपर कानून होता है, सबसे ऊपर कोर्ट होती है। कोर्ट का हर चीज़ में यही कहना होता है, चाहे वो अयोध्या राम मंदिर के ऊपर फैसला हो या कोई भी कानून को लेके फैसला हो। अब देश में हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की जा रही है। अभी 6 फरवरी 2024 को ही पिछले साल उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत क्या होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत सभी देश में सभी लोगों के समान अधिकार, मतलब सभी धर्मों के ऊपर समान कानून लागू होगा। अगर किसी ने चोरी किया हो, किसी ने कोई भी क्राइम किया हो तो सभी को बराबर सजा होगी। कोई भी ऐसा धर्म का किसी के एक साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसमें सबको एक बराबर पनिशमेंट दी जाएगी। यही होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। हालांकि 2024 में भी जब बीजेपी आने वाली थी, बीजेपी के घोषणा पत्र में भी ये दिया गया था कि अगर बीजेपी अगर मेजॉरिटी के साथ अगर सरकार बनाने में कामयाब होती है, तो सरकार बनाने में जब कामयाब होती है तो उसमें भी उन्होंने बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। लेकिन अभी प्रॉपर मेजॉरिटी नहीं मिल पाई तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो नहीं सकता। सबसे बड़ी बात अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करने की है, लेकिन अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पास नहीं हो रहा। गोवा में भी कई 100-200 सालों से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, आज़ादी से पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है। कोई भी किसी के धर्म के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होता वहाँ पे भी सबके लिए एक ही कानून है, एक ही रूल है, सब एक ही चीज़ें हैं। तो ऐसे करके गोवा का हो गया। उत्तराखंड में देख लीजिए, अब बंगाल में भी अभी कितने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो इसके खिलाफ भी अभी क्या हुआ, आज ही ऐसा सुनने में भी आया है कि बंगाल में हो सकता है राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाए, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपील भी की थी कि लोगों से शांति बनाए रखें। लेकिन अभी ममता बनर्जी का ये भी कहना था कि अगर ये कोड अगर मुस्लिमों के खिलाफ अगर ये कोई बात होती है तो हम इस अमेंडमेंट को यहाँ पे बंगाल में नहीं आने देंगे। हालांकि अब राज्य सरकार अब कुछ भी बोले, कुछ भी करे, लेकिन अब जो बिल पास हो गया अब उसमें राज्य सरकार तो कुछ नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अब ये बिल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्टर अमित शाह ने पास कर बनवाया है, संसद में बोला है। तब अगर उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट बोल दे कि अगर हम ये बिल नहीं पास होने देंगे तो होगा क्या, इसके उनके बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला। जो बिल पास होना है हर जगह वो तो होगा ही, क्योंकि अब प्रेसिडेंट ने भी सिग्नेचर कर दिए है। लोकसभा में प्रॉपर मेजॉरिटी के हिसाब से प्रॉपर वो बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में भी अब पास हो चुका है, विधानसभा में भी अब इसको पास किया जाएगा। तो ऐसे करके अब स्टेट गवर्नमेंट इसको लेके कोई भी वो बात बोले, कोई भी अपना राय रखे कि हम ये बिल को नहीं होने देंगे या ऐसी कोई बात आती है, तो उनके बोलने से भी कोई कुछ ऐसा होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये बिल पास हो गया, अब जो हो जाता है अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगी वो करना ही पड़ेगा। अब इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता।
अभी मुर्शिदाबाद में से भी अभी सुनने में भी आया है कि कई हिंदुओं का पलायन चल रहा है, इसके खिलाफ पलायन हो रहा है। बहुत सारी जगह से लोग इधर उधर भाग रहे हैं बचने के लिए कि उनके साथ मारपीट न की जाए। अब ऐसे अभी शुक्रवार के दिन भी अभी जब जुम्मे की नमाज़ पढ़ी गई थी तो उसके बाद भी कई लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए थे। अब व्हीकल्स पे लोग आग लगा रहे हैं, गाड़ियों में इधर उधर चक्का जाम हो रहा है, सब जगह अलग अलग इस तरीके के प्रोटेस्ट चालू हैं। तब कोर्ट ने भी इस बारे में ममता बनर्जी को फटकार लगाई है कि ये जो हो रहा है बंगाल में सही नहीं है, सभी लोगों से शांति बनाने की अपील करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी हर जगह जगह जा रहा है और ऐसी इस तरीके की हिंसा दुर्घटनाएं फैला रहा है। क्योंकि बांग्लादेश से भी अभी बांग्लादेश से भी कई कट्टर लोग जैसे जो प्रोटेस्ट चल रहे कट्टर लोगों की वजह से वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे, इस तरीके से बोला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को लेके अब बोला गया है कि अब आप बीएसएफ को बुलाओ बीएसएफ के लिए। तब ममता बनर्जी ने इस पे भी काफ़ी सवाल उठाया है कि बीएसएफ को क्यों बुलाया जा रहा है, बीएसएफ क्या करेगी, इस तरीके की बातें हो रही है। फिर अभी कल सुप्रीम कोर्ट में अभी इस बिल को लेकर सुनवाई हुई है, तो उसमें भी सभी याचिकाएं दायर की गई है, सभी याचिकाकर्ताओं की तरफ से बोला गया, सभी को दलील रखने की के लिए इजाज़त दी गई है। तो इसमें जो हमारे चीफ जस्टिस है इंडिया के, जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने भी इस बिल को लेकर प्रॉपर बोला है कि इस चीज़ पे प्रॉपर अच्छे से सभी का व्यू सुनना चाहिए, कोर्ट में प्रॉपर सुनवाई होनी चाहिए इस चीज़ को लेके। और कोर्ट ने भी अभी तक सुनवाई के दौरान बातें ये भी बोला गया कि सभी से शांति बनाए रखें। फिर बंगाल में भी राष्ट्रपति शासन लगाने की बात चल रही है कि एक तरह से हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगा, प्रेसिडेंशियल रूल लगाने की नौबत आ जाए। इस तरीके के वहाँ पे हालात है, इस तरीके के वहाँ पे हालात बने हुए हैं। तो इस तरीके से हो रहा है। तो फिर अभी सुप्रीम कोर्ट में आज 2 बजे भी इस चीज़ को लेकर सुनवाई हुई है। तो आगे इस चीज़ को लेकर अभी क्या अपडेट आता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो अब जैसा भी होगा अब आगे इसके बारे में बताएंगे ही आप लोगों को। तो तब तक के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।